हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम इनफर्टिलिटी करेंगे और इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो हम करेंगे। ठीक है। अब देखो इनफर्टिलिटी होता क्या है। इनफर्टिलिटी एक ऐसी हमारे पास डिजीज़ होती है। इसका डिजीज़ मतलब मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई भी कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स की बाद भी, अनप्रोटेक्टेड कपुलेशन के बाद भी कंसीव नहीं कर पाता। ठीक है। फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। अब जो ये इनफर्टिलिटी है ये एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है और जो रिप्रोडक्शन का फिनोमेना है वो नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखा है, ये एक ऐसी डिजीज़ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो क्या करती है, बॉडी को इम्पेयर कर देती है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन का जो बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। अब जो इनफर्टिलिटी है इसमें मेल की भी है, फीमेल के भी रीजंस हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी के रीज़न। इनफर्टिलिटी के फीमेल के रीज़न हैं वो भी मैं अलग से बताऊंगी, मेल के रीज़न हैं वो भी अलग से हम करेंगे। एक जनरल ओवरव्यू अगर हम बताएं तो ओव्यूलेशन डिसरेगुलेशन। ओव्यूलेशन डिसरेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो प्रॉपर ओव्यूलेशन मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोला है कि 14th डे में ओव्यूलेशन होती है, ओवा जो है एग से रिलीज़ होता है। तो डिसरेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, 14 की जगह वो 18 चला जाए, 14 की जगह 12 आ जाए। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशियल जल्दी आ जाए या लेट डिले हो जाए, दोनों रीजंस हो सकते हैं ओव्यूलेशन डिसरेगुलेशन जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस, आपको पता है ये हमारे पास 2 फेलोपियन ट्यूब थी इस तरह से। ठीक है। और ये हमारे पास यूट्रस है। इन दोनों फेलोपियन ट्यूब में या किसी एक फेलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज हो जाती है, यूट्राइन वॉल में ब्लॉकेज हो जाती है इस यूट्रस में, वो भी एक इनफर्टिलिटी का रीज़न बनता है। आ जाओ। प्रोलोंग भी हो सकती है। ठीक है। और कम इलनेस भी हो सकती है। प्रोलोंग का मतलब अगर कोई मेल या फीमेल काफ़ी अरसे तक बीमार ही रहता है। लाइफस्टाइल या इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो गया कि उनकी न्यूट्रिशन का पे डिपेंड करती है। न्यूट्रिशन हाईली न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं या वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेल या फीमेल की बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है। कोई हाईली पोल्यूटेड एरिया है, ठीक है, उस वजह से भी उनकी बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है। और लाइफस्टाइल मतलब न्यूट्रिशन वगैरह, या फिर उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कुछ लोगों में ना न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से स्पर्म काउंट डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है। स्पर्म काउंट जो नॉर्मल होना चाहिए उतना नहीं होता, जो एक इनफर्टिलिटी का रीज़न बनता है। उसके अलावा डिक्रीज्ड मोबिलिटी, स्पर्म काउंट कम हो जाए या स्पर्म्स की मोबिलिटी डिक्रीज़ हो जाए, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मोस्टली ये डिजीज़ होती है। ठीक है। कैल्शियम जो है वो स्पर्म्स की मोटिलिटी और स्पर्म्स की एक्टिविटी को इन्हांस करता है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये स्पर्म काउंट डिक्लाइन हो जाता है। अब नॉर्मल स्पर्म शेप, जैसे स्पर्म की इस तरह से हेड होता है और टेल, नेक, मिडल पीस और टेल होता है, इसकी अगर फंक्शनिंग, इसकी शेप में कोई डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, जैसे ये देखो यहाँ बताए हुए 2 स्पर्म्स एक ही टेल के साथ अटैच हैं, इस वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, इनफर्टिलिटी हो सकती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो यहाँ से टेस्टिस से अराइज होके ये जा रहा था, इसमें ब्लॉकेज भी हो सकती है और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनफर्टिलिटी रिस्क फैक्टर, अगर हम बात करें किसी भी पर्सन को, मेल या फीमेल को, अगर उसमें कैंसर हिस्ट्री है, मतलब उसको पास्ट में कैंसर रह चुका है, तो वो भी इनफर्टिलिटी का एक रीज़न बनेगा। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी इनफर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं। एज अगर बहुत इंक्रीज़ हो गई है, मतलब 35 प्लस एज है, तो वो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है उस वजह से। इरेगुलर पीरियड्स जो हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर किसी की पूरी हेरिडिटी में चल रही हैं, वो भी एक रीज़न बन सकता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा जो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। अब वही रीजंस दोबारा से बताए हुए हैं। नॉट ओव्यूलेटिंग, फीमेल में अगर ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, मेल इनफर्टिलिटी होती है। एज फैक्टर एक मैटर करता है। देन उसके बाद फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस, अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ये क्या है, इस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो पार्ट है यूट्रस, इसमें यहाँ होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अगर
एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ डेवलप ना हो। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्राइन वॉल के अंदर डेवलप होती है किसी भी रीज़न की वजह से, अगर वो यहाँ डेवलप ना हो, फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाए या किसी अदर रीजन में डेवलप हो जाए, यूट्रस में डेवलप ना हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग डेवलप नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं सकती। बेबी जो है वो यहाँ आके इम्प्लांट, बेबी नहीं बोलेंगे उसको, हम मोरूला बोलेंगे, वो इम्प्लांट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है और कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी एनहांस होती है। ठीक है, देन उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स आजकल जो बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस लोग लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, उसकी वजह से होता है। ओबेसिटी, मोटापा जो होता है, कैफीन का एक्सेस यूज़ करना, ठीक है, अल्कोहल यूज़ करना, स्मोकिंग यूज़ करना और एक्सट्रीम एक्सरसाइज, ये हर एक चीज़ एक नॉर्मल वे में की जाए तो ही बेनिफिशियल होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में करोगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो एक्सट्रीम एक्सरसाइज भी इनफर्टिलिटी को कॉज करवा सकती है। ठीक है, देन उसके बाद हम करेंगे पर्टिकुलरली जो मेल में इनफर्टिलिटी। ठीक है, कौन सी इनफर्टिलिटी काजेज़ जो मेल की इनफर्टिलिटी को एनहांस करते हैं। मेल में कौन कौन सी इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, अगर मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हैं, प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रही है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब वसा डिफरेंशिया हो गया, टेस्टिस हो गए, इनमें कोई भी डिफॉर्मिटीज़ है, उसकी वजह से मेल में इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेनिस की प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो सकती तो भी ये इनफर्टिलिटी को लीड करता है। स्पर्म्स की मोबिलिटी अगर कम है तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। सीमन जो रिलीज़ होता है, मैंने आपको बताया था 2 to 4 मिलीलीटर जो है रिलीज़ होता है सिंगल इजैकुलेशन में। अगर ये मान लो 1 मिलीलीटर पे आ गया तो भी हमारी इनफर्टिलिटी ही होगी। देन ऑब्स्ट्रक्शन इन जेनेटिकल, मतलब जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट डिक्लाइन कर जाए तो भी वो इनफर्टिलिटी को लीड करता है। ठीक है, ये देखो ये भी पिक्चर बताई हुई है, स्पर्म काउंट इसमें कम बताया हुआ है क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होंगे तो ही जाके फर्टिलाइजेशन होगी, मिलियन से कम होंगे तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। उसके अलावा जो और मेल में प्रॉब्लम्स होती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम विद टेस्टिक्यूल्स, जो ये टेस्टिस थे मेल में, इनमें अगर कोई फिजिकल अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम है तो भी इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी। ब्लॉकेज इन द डक्ट्स, कौन सी डक्ट्स, जो यहाँ से एपिडाइडमस, वासा डिफरेंशिया, देन इधर जाके यूरेथ्रा वगैरह में जो ओपन होती थी, अगर उन डक्ट्स में ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज किस वजह से होती है, या तो कभी कभार सिस्ट बन जाता है, ठीक है, तो या फिर कोई ऐसे मास सा बन जाएगा जिसकी वजह से ये जो पूरी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ब्लॉक हो जाएंगी, स्पर्म्स मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ भी हो सकता है, नॉर्मल से डिक्रीज़ भी कर सकता है। और या फिर कोई ऐसी हिस्ट्री, मतलब उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा फीवर रहता हो, मम्प्स वगैरह की डिजीज़ रहती हो, उस वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हेरिडिटी में ही ट्रांसफ़र होते हैं, लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, मैंने पहले भी बताया था, न्यूट्रिशन और जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट डिक्लाइन कर सकता है। हाँ, इसमें एक और चीज़ बता दूं, इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो यंग पीपल्स होते हैं मोस्टली वो अलग अलग तरह की वीडियोस देखे मास्टरबेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मास्टरबेशन का एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट तो यही होता है कि स्पर्म काउंट डिक्लाइन कर जाता है। मेल के केस में स्पर्म काउंट बहुत डिक्लाइन कर जाता है, इसलिए ये हार्मफुल प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, वुमेन की एज बहुत मैटर करती है। देखो, मेल में एज का मैंने कोई कंसेप्ट नहीं बताया क्योंकि मेल अगर 80 भी हो जाता है, 80 ईयर्स का, 80 ईयर्स तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, 60 प्लस हो जाता है, उसमें स्पर्म काउंट फिर भी अच्छा खासा रहता है। लेकिन फ़ीमेल की एज बहुत मैटर करती है। अगर फीमेल की एज हमारे पास 35 प्लस हो चुकी है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो फीमेल की एज बहुत मेन फैक्टर रहता है फर्टिलिटी में। ठीक है, उसके बाद ट्यूबल डिजीज़, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब में कोई डिजीज़ है, ओवल्यूशन डिसऑर्डर, प्रॉपर ओवल्यूशन नहीं हो रहा, 14 की जगह 18 डेज जा रहा है, या 13 तो खैर नॉर्मल है, 10 डेज आ रहा है। एंडोमेट्रियोसिस, अभी मैंने बताया था, यूट्राइन वॉल में लाइनिंग नहीं बन रही। उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अब ये क्या होता है हमारे पास, जैसे ये ओवरी होती है, इसमें ये हमारे पास ओवा नहीं बोलेंगे, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन नहीं हो सकती, जो पीसीओडी जिसको हम बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं लेकिन ये मैच्योर नहीं हो सकते, प्रॉपरली इनकी मैच्योरेशन नहीं हो सकती, और कभी कभार ये सिस्ट जो
फॉलिकल्स हैं जुड़ के एक सिस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। सिस्ट अगर छोटा हो उसको हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, अगर वो सिस्ट बहुत बड़ा साइज़ में हो गया, हार्ड बन गया, देन उसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अगर पॉलीसिस्टिक पीसीओडी जो है ये भी एक रीज़न बनता है इनफर्टिलिटी के लिए। फाइब्रॉइड्स जो हैं ये भी एक रीज़न बनता है। ठीक है, उसके बाद सेल्पिंडिस जो है मतलब पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन रहे। ठीक है, ये किस वजह से होती है, ये एसटीडीज़ की वजह से होगी। पेल्विक रीजन में अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो भी वो इनफर्टिलिटी लीड कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास इनफर्टिलिटी अगर हम बात करें किसी को भी हो सकती है, वुमेन को भी हो सकती है, मैन को भी हो सकती है, और किसी भी एज में हो सकती है। किसी भी एज का मतलब क्या है, देखो आप कुछ देखे होंगे कपल्स जिनको एक भी बच्चा नहीं होता, मतलब उनकी इनफर्टिलिटी है प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसको हम बोलते हैं, जिनको कोई भी बेबी कंसीव ही नहीं होता। लेकिन कुछ एक ऐसे केसेस हैं जिनको एक बेबी होता है, देन उसके बाद इनफर्टिलिटी आ जाती है, उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें एक बेबी हो गया देन इनफर्टिलिटी आ गई, और बाद में जो जिसको बेबी नहीं हुआ वो अलग से इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है, अब इस इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी से फर्टिलिटी की तरफ मूव करते हैं। मतलब कुछ एक ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम इनफर्टिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये पूरी जर्नी क्या रहती है, अगर आपको पता चल चुका है कि आपको कंसीव नहीं हो और आप कंसल्ट करोगे डॉक्टर को, डॉक्टर पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज डायग्नोज करेगा, देन उसको मैनेज करेगा, फिर आप फर्टाइल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 100% इनफर्टाइल हों, कुछ एक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो रन करती है मेल में भी और फीमेल में भी। अब जो ये इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए यूज़ किया जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, तो वो हमने प्रेफर करनी है। अब वो टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी है वो मैं अलग से बताऊंगी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ओवम और स्पर्म को कंबाइन किया जाता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी या फीमेल करवाई जाती है, देन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कराया जाता है। अब ये टेक्निक्स मैं आपको अलग अलग से बताती हूँ। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टेक्निक हमारे पास रहती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको IVFB बोलते हैं, इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखो, जो बॉडी के अंदर प्रोसेस रन करता है, हमारी बॉडी के इनसाइड नेचुरली रन करता है, उसको बोला जाता है इन वीवो। जो नेचुरली रन करता है हमारी बॉडी के अंदर रन करता है, और जो हम आर्टिफिशियली करवाते हैं, बॉडी के बाहर करवाते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन में कराते हैं, उसको बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या किया जाता है, ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है, आर्टिफिशियली हार्मोन्स इंसर्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि प्रॉपर ओवल्यूशन हो। ओवल्यूशन होगी तो हम एग को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये किया जाता है, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है, मतलब पूरा हॉलो नीडल इंसर्ट तो खैर बाद में करते हैं, पहला चेक किया जाता है, और ओवल्यूशन को रिकॉग्नाइज जब करते हैं, मतलब जो कपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं, और फीमेल में पर्टिकुलरली बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, क्योंकि ओवल्यूशन से थोड़ा टाइम पहले बॉडी टेम्परेचर स्लाइड सा रेज कर जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है ताकि जब बॉडी टेम्परेचर रेज होने लगे तो वो इंडिकेट करता है कि ओवल्यूशन होने वाली है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या किया जाता है, एग को पिक किया जाएगा। एग को पिक किस तरह से करेंगे, इस अल्ट्रासाउंड कंट्रोल या कैथरेटर यूज़ करते हैं, एक नेक्स्ट इमेज में बताऊंगी, उसमें हमने कैथरेटर का यूज़ किया हुआ है। कैथरेटर को इंसर्ट किया जाता है, फ्लूइड को सक किया जाता है, और उसी फ्लूइड में ओवम आ जाएगा। ओवम जिस भी डेवलपिंग स्टेज में, मतलब ओवल्यूशन के दौरान ही हम उसको करेंगे कलेक्ट, तो वो पूरा डेवलप्ड होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने स्पर्म्स को लेना होता है। अब स्पर्म को कैसे लेते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाई जाती है, मतलब मेल से स्पर्म्स को लिया जाता है, स्पर्म प्रिपरेशन, देन उसके बाद हमने क्या कराना है, फर्टिलाइजेशन करानी है। ठीक है, एक हम चाइना डिश है जो भी हम लेंगे उसमें दोनों को रखेंगे, स्पर्म्स मिलियंस में रखने हैं पूरे जो भी हमने लिए हैं, और उसको ओवम के साथ रखना है, देन जाके क्या होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ये जो प्रोसेस है हमें पूरा जो ये टेक्निक करते हैं उनको पता है कितने डेज़ में होता है, रन करता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उतने डेज़ में जब पूरा मोरूला या ब्लास्टूला डेवलप हो जाएगा, मोरूला नहीं ब्लास्टूला, और फिर ब्लास्टूला को यूट्रस में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे, फेलोपियन ट्यूब का अब कोई रोल नहीं रहा, हमने डायरेक्ट यहाँ से ओवम का कलेक्ट किया, फर्टाइल करा के, फर्टिलाइज करवा के हमने जो ब्लास्टूला है उसको इंसर्ट किया है इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, ये टेक्निक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की।
जिसमें आउटसाइड द बॉडी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, देन इंसर्ट किया जाएगा। अब देखो इस केस में या तो वही फीमेल यूज़ की जाती है जिससे हमने ओवम लिया है। अगर उस फीमेल के यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी ओवरीज फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, देन सरोगेट मदर यूज़ की जाती है। सरोगेट मदर का मतलब एक अलग से फीमेल ली जाती है, उसको भी हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो उसके यूट्रस में फिर इम्प्लांट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। जो एक मूवी अब पहले आई थी उसमें भी था, ऐसा बताया गया था, एक अलग से फीमेल ली, उसको जस्ट सरोगेसी के लिए यूज़ किया, जब बर्थ हो गया बेबी का तो वो पैसे वगैरह लेके साइड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सरोगेसी का कंसेप्ट भी होता है। अब देखो यही वो पूरा दोबारा से प्रोसेस बताया हुआ है। इसमें ये देखो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। देन एग को कलेक्ट किया जाता है, सक्शन निडल है इसके अंदर, मैंने बताया था ना, सक किया जाता है और उस सक्शन निडल में फ्लूइड भी आएगा, ओवम भी आएगा, ठीक है। तो पूरा ये प्रोसेस वही रन किया जाता है। इम्प्लांटेशन बताई हुई है पूरा, हमने देखो ये यूट्रस में इम्प्लांट किया है एम्ब्रियो को कैथरेटर की हेल्प से, और पूरा वजाइना से इंसर्ट किया गया। कैथरेटर वजाइना से ही इंसर्ट करते हैं क्योंकि और कोई तो ओपनिंग होती नहीं, वजाइना से ही इंसर्ट करके हमने ओवम को लिया है, ठीक है, और वजाइना से ही इंसर्ट करके यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। देन ये दोबारा से वही टेक्निक बताई हुई है, ओवम को लिया है, फर्टिलाइजेशन बाहर करवाई है, देन यूट्रस में इम्प्लांट किया है हमने एम्ब्रियो को, ठीक है। अब जो ये इनफर्टिलाइजेशन है 5 स्टेप्स में रन करती है। पहले क्या होता है, ओवरीज को स्टिमुलेट करना, दूसरा एग रिट्राइवल मतलब एग को कलेक्ट करना, इंसेमिनेशन मतलब मेल से जो हमने स्पर्म्स लिए हैं स्पर्म्स को लेना, देन उसको फर्टिलाइज करवा के कल्चर कराना, और फिर लास्ट स्टेप आता है हमारे पास, उसको हमने एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करना, ठीक है। अब वही दोबारा से है, पहले डायग्नोज करेंगे, ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगे, देन उसके बाद एग को कलेक्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ये सारा प्रोसेस जो है इस तरह रन करता है, ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब एक होगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरी टेक्निक हमारे पास रहती है गिफ्ट, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। गिफ्ट क्या होता है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र मतलब इसमें क्या है, फीमेल ऐसी फीमेल में ये डिसफंक्शनिंग है कि उसमें गैमेट की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रही, ये जो ओवरी है इसमें ओवम नहीं बन रहा, ठीक है। तो क्या किया जाता है, या ओवम बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही किसी भी वजह से, स्पर्म काउंट अगर मेल में स्पर्म काउंट कम है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही, इस केस में क्या किया जाता है, फीमेल की अगर ओवुलेशन, अगर फीमेल नॉर्मल है, फीमेल की ओवुलेशन हो चुकी है, तो कैथेटर की हेल्प से फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स को इंसर्ट किया जाता है, स्पर्म्स को कैथेटर की हेल्प से इंसर्ट किया जाएगा, फिर फैलोपियन ट्यूब में नॉर्मली जैसे फर्टिलाइजेशन होती है वैसे फर्टिलाइजेशन होगी अगर फीमेल नॉर्मल है। अगर ऐसा केस है कि फीमेल भी नॉर्मल नहीं है हमारे पास, मेल भी नॉर्मल नहीं है, उनमें गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, फिर हम ओवम को कलेक्ट करेंगे, स्पर्म्स को भी कलेक्ट करेंगे और दोनों को फैलोपियन ट्यूब में जाके छोड़ देंगे ताकि नेचुरल तरीके से क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। लेप्रोस्कोपी क्या होता है, हम इसी की वजह से कलेक्ट करते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया जाता है, उनको उनकी डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है, ठीक है। तो गिफ्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नेचुरली अकर होगी, ठीक है। अब ये प्रोसेस फिर से वही बताया हुआ है, गिफ्ट का प्रोसेस पूरा हमने बताया हुआ है। ये देखो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओवम और स्पर्म को इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं ताकि नॉर्मली नेचुरली फर्टिलाइजेशन हो और प्रॉपर इम्प्लांटेशन यूट्रस में हो और बेबी डेवलप हो जाए, ठीक है। दोबारा से वही है कि गिफ्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पर्म्स एंड ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो, और इसमें वुमेन नॉर्मल होनी चाहिए। इसमें हमें गिफ्ट वाली टेक्निक में मोस्टली फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास आती है जिफ्ट, गिफ्ट और जिफ्ट, जिसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, गैमेट्स को बॉडी से बाहर लेना है, जो फर्टिलाइजेशन होगी बॉडी के आउटसाइड होगी, फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। एम्ब्रियो को नहीं बोलेंगे हम, मोरूला बोलेंगे, ठीक है। मोरूला को हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ये देखो फर्टिलाइजेशन बाहर करवाई, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे मोरूला को, फिर मोरूला यहाँ से ब्लास्टुला बनता हुआ जाके इम्प्लांट हो जाएगा किसमें, यूट्रस में, ठीक है। तो इस टेक्निक में हमने क्या लिखना है, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें IVF और गिफ्ट दोनों कंबाइन होती हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होगी और फिर उसको इम्प्लांट किया जाता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, ना कि यूट्रस में। अब मैं लास्ट में इन तीनों टेक्निक्स का एक डिफरेंस आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी टेक्निक है, जिफ्ट,
अब ये दोबारा से वही प्रोसेस बताया हुआ है। देखो हम पहले मॉनिटर करते हैं पूरा, नहीं ये अमाइनोसिंथेसिस का आ गया, इसको नहीं करना, ये वाला हाँ बताना था। ये देखो कैथेटर की हेल्प से वजाइना से इंसर्ट कराया जाता है, फ्लूइड को लिया जाता है ओवरी से। पहले क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, पोजीशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ओवरी से फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं जिसमें ओवा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो रन करता है। अब मैंने आपको बताया है कि IVF, गिफ्ट और जिफ्ट, इन तीनों में एक डिफरेंस है। देखो IVF में स्पर्म्स और ओवा को हम कलेक्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर करवाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाके यूट्रस में एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं। कहाँ? यूट्रस में। गिफ्ट वाला क्या केस है, गिफ्ट में हम गैमेट्स को कलेक्ट करते हैं और फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। फर्टिलाइजेशन इन विवो होती है। कहाँ होती है? इन विवो, मतलब इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। जिफ्ट का जो केस है, जिफ्ट के केस में जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करवाई जाती है और एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट नहीं कराया जाता। किसको ट्रांसप्लांट कराएंगे? मोरूला को, मोरूला को इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। अगर हम इन दोनों की बात करें, IVF और जिफ्ट की बात करें, इसमें इम्प्लांट कराया जाएगा यूट्रस में और जिफ्ट में इम्प्लांट कराया जाता है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। और गिफ्ट में तो फर्टिलाइजेशन ही इंटरनल होगी इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ तक है और यहाँ तक हमारा यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होगी तो मुझे बता देना। इसके बाद में 1-2 दिन में ही ट्राई करूँगी ऑब्जेक्टिव या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अलग से वीडियो बनाने की।